नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है जागो नागरिक जागो और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी जानी मानी कानून विशेषज्ञ आकांक्षा सिंह। मैम, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, पहला सवाल यही है कि कानून में संपत्ति को लेकर महिलाओं को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं? तो कानून क्योंकि संपत्ति के मामले में एक कानून नहीं हम्म। है, क्योंकि हम्म। हमारे यहाँ पे जो आपने आजकल की ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट में आप लोगों ने देखा भी होगा हम्म। कि हर तरह का जो रिलीजियस कानून है वो हमारे, चाहे शादी ब्याह का मामला हो या इनहेरिटेंस हम्म। का मामला हो, संपत्ति हो, वो सबकी पर्सनल लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप महिला हैं और आपके ऊपर किस तरह की आपको राइट्स मिले हैं, आपकी किस तरह की हम्म। इनहेरिटेंस आपको मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि आपका रिलीजन क्या है, आपका धर्म कौन-सा है। क्योंकि हिंदू धर्म जो कि हम मेजॉरिटी है यहाँ पे, तो नहीं, हम्म। हमारे मोस्ट केसेस में जो हमारा इनहेरिटेंस को लेके जब हम क्वेश्चंस आंसर करते हैं, तो हम्म। वो हिंदू लॉ के कॉन्टेक्स्ट में हो जाता है कि हिंदू धर्म के हिसाब से हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर आज के दिन में एक महिला का दर्जा आदमी के बराबर ही है। एक हम्म। टाइम पे नहीं था। ये काफ़ी लड़ाई लड़ी है हमारे पूर्वजों ने इसके लिए, हमें इस सिचुएशन पे लाने के लिए। तो आज के दिन में अगर आप देखा जाए तो हिंदू धर्म के अंदर एक बेटी के और एक बेटे के जो राइट्स हैं, वो काफ़ी मिलते-जुलते हैं। क्रिश्चियन और पारसी या फिर जो हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट है जिसके अंदर ये हम्म। आते हैं, तो हिंदू, जैन, सिख, पंजाब, ये बुद्धिस्ट, सब हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर होता है। हम्म। उनका बाकी इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर आपके पारसी, क्रिश्चियंस आते हैं। उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, वेदर आप एक बेटी हो या बेटा हो, आपके पास एक ही राइट है, आपको इनहेरिटेंस उसी हिसाब से मिलेगी। और हम्म। मुस्लिम जो आपकी पर्सनल लॉ है, वो भी अलग तरह की है, एक शिया सुन्नी सेक्ट की अलग हो जाती है। हम्म। पर मोस्टली जो इंडिया में मेजॉरिटी है, वो अब हनाफी लॉ के अंदर चलता है। उसको जिसमें एक औरत का इनहेरिटेंस जो है, उसका एबिलिटी वो हाफ ऑफ अ मैन होती है, कि अगर एक आदमी को अपनी वाइफ का एक चौथाई हिस्सा मिलेगा उसकी इनहेरिटेंस का, तो एक हम्म। लेडी को 1/8 मिलेगा। तो ये अलग-अलग कानून, सब तरह के कानून आपको देखना पड़ता है कि आप किस धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, और उस धर्म के हिसाब से हम बताते हैं कि आपको किस तरह का इनहेरिटेंस मिलेगा। बिल्कुल मैम। अगर हम बात करें तो खास करके हमारे देश में ये माना जाता रहा है कि भाई बेटी का विवाह हो गया, अब जो भी है उसका ससुराल में है। तो ऐसे में विवाहित बेटी का पिता की संपत्ति में कितना अधिकार होता है? 2005 में इस कानून में क्या सुधार किए गए थे, क्या बदलाव किए गए थे? तो 2005 में ही आके ये जो हिंदू सक्सेशन हम्म। अमेंडमेंट एक्ट जिसने ये हमारा किया है, उसके हिसाब से हम्म। तो हमारे कॉन्सेप्ट होता है हिंदू, उसके अंदर ओके, सबसे पहले तो संपत्ति 2 तरह की होती है, एक तो हम्म। उससे शुरू करते हैं। एक होती है मेरी सेल्फ एक्वायर्ड, यानी हम्म। कि जो संपत्ति मैंने अपने काम से, अपनी इनकम से, अपनी ज़िंदगी में हम्म। अपने हिसाब से खरीदी है। दूसरी होती है मेरी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, यानी कि जो मेरे घरवालों से, मेरे को मेरे बाप-दादा हम्म। से नीचे आई पूर्वजों से है। मिला है। यस, बिल्कुल। तो जो पूर्वज वाली प्रॉपर्टी है, इन हमारे पास होता है एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि हम उसको हम्म। कुटुंब बोलते हैं, जिसमें एक हम्म। कर्ता होता है। तो आप वो एक एक्चुअल इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड आपका फॉर्म है प्रॉपर्टी का, बिज़नेस का। तो 2005 तक माना जाता है कि को-पार्टनर, बेसिकली हमारे उसको कहते हैं कि जो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसमें 2 तरह के हम्म। होते हैं। एक तो सब मेंबर्स हैं, उसमें भले ही आप बेटा-बेटी हो, बहू हो, सास हो, दामाद हो, जो भी हो, आप अब उसमें दामाद नहीं, सॉरी, दामाद अलग हो जाते हैं। बट हम्म। जैसे भी आप उसमें या तो रिलेटेड, या तो आप बॉर्न हुए हो, या फिर उसमें शादी करके आप आए हो, तो आप एक मेंबर हो। हम्म। अगर आपका उस पे हक बनता है उस प्रॉपर्टी पे, तो आपको को-पार्टनर माना जाता है। तो आप तो एक टाइम तक जो आज के दिन में भी वाइफ, जैसे जब शादी करके आप आते हो, तो आप उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ के मेंबर हो। बट जो हम्म। आपके हस्बैंड हैं, जो कि जिसके फादर की ये प्रॉपर्टी है, दादा की प्रॉपर्टी है, हम्म। वो एक को-पार्टनर हैं।
तो 2005 तक माना जाता था कि ये था भी कानून कि सिर्फ बेटे ही को पार्टनर बनते हैं। हम्म। तो जो प्रॉपर्टी जाएगी वो बाप, बेटे और 3 जनरेशन तक जाती है। तो दादा, बाप और बेटे। जहाँ पे हम्म। अगर बीच में बेटियां हैं, तो बेटियों को स्त्री धन का कॉन्सेप्ट था कि शादी के वक्त या फिर कभी बेटी को अपना हिस्सा स्त्री धन के तौर पे दिया जाएगा और हम्म। वो फिर उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसको जैसे उसको इस्तेमाल करना चाहे, पर हम्म। उसका अपने फादर की प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं रहेगा। बट हमने देखा है कि किस तरीके से अभी तक औरतों को इसी वजह से उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ही कम थी कि आपको कभी हम्म। आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं थी और स्त्री धन की जगह हमें मोस्टली स्त्री धन के नाम पे दहेज दिया जा रहा था, हम्म। जो कि अगेन औरत को मिले ना मिले वो उसका अलग तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और उसको स्त्री धन का भी कॉन्सेप्ट को काफी टेढ़ा-मेढ़ा तरीके से इस्तेमाल किया गया। सो 2005 में जाके उन्होंने कहा कि ये भेदभाव हटाना चाहिए और काफ़ी हम्म। बहुत कंट्रोवर्शियल था उस टाइम पे, पर ये ज़रूरी भी था कि आज के दिन में बेटी हो या बेटा हो, आप अपने फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर ओनर्स हो। तो अगर आपके फादर नहीं हैं जो कि फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जब हम्म। पार्टीशन होगा, उस वक़्त पे आपके भाई को जितना मिलेगी, आपके फादर के जितने क्लास 1 heirs हैं, क्लास 1 heirs को माना जाता है जो आपके डायरेक्ट रिलेशंस है, यानी आपका स्पाउस, आपके हम्म। पिता-माता सेकंड क्लास में आते हैं और फिर आपके टर्शियरी heirs हो जाते हैं। तो आपके एज़ अ क्लास 1 हेयर आप बेटी अपने फादर के आप जितनी मदर को मिलेगी, जितने भाई को मिलेगी, उतनी ही आपको भी अपने फादर की प्रॉपर्टी दी जाएगी एज़ अ को-पार्टनर। हम्म। ये हेरिटेंस में है, अगर स्व अर्जित की बात की जाए तो? तो अर्जित प्रॉपर्टी में उसमें आपका कोई शेयर नहीं बनता है जब तक कि अगर हम्म। वो फादर से नीचे पास ऑन नहीं हो जाती। अर्जित हम्म। प्रॉपर्टी में को हम विल कर सकते हैं। तो जो कहा जाता है जभी भी हम आपने सोचा होगा कि ये देखा होगा कि वसीयत लिखी जा रही है। हम्म। वसीयत सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्जित प्रॉपर्टी के ही रिलेशन में होती है। आप अपने फैमिली प्रॉपर्टी के रिलेशन में एक वसीयत नहीं बना सकते हो, कि ये मेरे हम्म। बाप-दादाओं का घर है और आज से मैं चाहता हूँ कि ये मेरे मैनेजर को चला जाए, ऐसी नहीं किया जा सकता है। वो अननेसेसरीली आपके बेटे पे जाएगा ही जाएगा जब तक कि आप उनको लीगली बेदखल ना कर दें और वो सारा सिचुएशन। हम्म। बट इसलिए अर्जित प्रॉपर्टी पे आप जैसे चाहें उसको विल कर सकते हैं। अगर आपने विल नहीं बनाई है, कोई वसीयत नहीं है, हम्म। तो फिर वो सक्सेशन एक्ट के अंदर ही जैसे आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट में आपकी वाइफ को आधा हिस्सा मिलेगा, आपके बच्चों को उसका बचा हुआ और आपके अगर पेरेंट्स अलाइव हैं, तो पेरेंट्स को भी उसमें से हिस्सा मिलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन हम्म। कितने लोग हैं आपके डिपेंडेंट्स, क्लास 1 heirs उन सबको आपकी अर्जित प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर आपके पास वसीयत बना के आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को देके गए हैं हम्म। अपनी सारी संपत्ति, तो वो अर्जित उनको हिसाब से जाएगी। बिल्कुल। मैम, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या दामाद ससुराल की संपत्ति में दावा कर सकता है? तो दामाद ससुराल की संपत्ति पे टू एन एक्सटेंड कर सकता है। ये हम्म। सिचुएशन आ सकती है हिंदू लॉ के अंदर, क्योंकि अगर हम्म। आपकी वाइफ को पार्टनर थी और आपकी वाइफ को प्रॉपर्टी मिलनी थी, आप अपनी हम्म। वाइफ के क्लास 1 हेयर हो। तो अगर आपके वाइफ अगर आपकी बीवी की अनटाइमली मौत हो जाती है या फिर नहीं भी होती और वो ज़िंदा ही हम्म। हैं, तो उनका जो शेयर है, तो तब उसमें आप एडवोकेट कर सकते हो। अगर वाइफ ज़िंदा हैं तो नहीं, तब वो प्रॉपर्टी अगर पार्टीशन होगी तो वो आपकी वाइफ को जाएगी और अगर आपकी वाइफ का देहांत हो जाता है, उसके बाद वो आपको आएगी। तो हाँ, अगर आपकी पत्नी उस वक़्त नहीं है और आपकी पत्नी की फैमिली पार्टीशन कर रही है, तब आप हम्म। उस पे दावा कर सकते हैं, दावा अपने किया बच्चों जा के नाम सकता है। पे दावा किया जा सकता बिल्कुल। और नाना नानी की संपत्ति में, यानी जो बेटी के बच्चे हैं, क्या वो है। भी दावा बिल्कुल, कर सकते बिल्कुल। हैं? वो भी दावा कर सकते हैं क्योंकि बेटी की संपत्ति अगेन वो बेटी के क्लास 1 heirs हैं। हम्म। तो अगर जो बेटी को आपके 2 घर थे, एक आपके बेटे को दिया जा रहा है, एक आपकी बेटी को जा रहा है, एक आपके सपोज़ पत्नी को जा रहा है और बेटी आज की डेट में नहीं है बट उसके एक पति है और उसके 2 बच्चे हैं, तो वो घर पति और बच्चों को ही जाएगा। क्योंकि वो आपकी बेटी की संपत्ति है, वो को-पार्टनर थी और उसका जो संपत्ति है, वो उसके क्लास 1 heirs को नीचे जाएगी। हम्म।
मैम वैसे तो आपने बता दिया है, बावजूद इसके हम फिर से आपसे पूछ लेते हैं थोड़ी डिटेल्स में कि वसीयत लिखे बिना अगर पिता की मौत हो जाए तो क्या होगा? अगर वसीयत ना लिखी हो तो फिर वो आपकी डिपेंडिंग आपका धर्म क्या है, हम्म। उस धर्म के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी आगे आपके heirs पे डिवॉल्व करेगी। अगर आपका कोई heir नहीं है, तब वो स्टेट के पास चली जाती है, यानी वो सरकार उसको अपने अंडर ले सकती है। बट हम्म। अगर आप हिंदू हैं तो वो आपके अगेन क्लास 1 heirs में जाएगी। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर से आपके वो जो कुरानिक हनाफी लॉ के हिसाब से आपके heirs पे डिवॉल्व करेगा। हम्म। इनफैक्ट मुसलमान अपना अगर उनकी कितनी भी प्रॉपर्टी हो वो उसमें से सिर्फ 1/3 को वसीयत के थ्रू दे सकते हैं, बाकी हम्म। 2/3 वो जाएगी ही जाएगी उनके heirs को। ये हिंदू में जैसे आप अपनी पूरी आपके सारी आपकी अर्जित प्रॉपर्टी है तो आप उसको वसीयत में इंक्लूड कर सकते हो, पर अंडर द हनाफी लॉ आप सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी को आप विल अवे कर सकते हो, बाकी आपका सक्सेशन से ही जाएगी। क्रिश्चियन में हो तो आप अपनी अगेन अपनी चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी आगे, क्योंकि वहां पे कोई ये अनडिवाइडेड फैमिली वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहां पे अपनी सारी आपकी जितनी भी जायदाद है आप उसको वसीयत के थ्रू, अगर वसीयत नहीं है तो सक्सेशन एक्ट के थ्रू वो जाएगी ही जाएगी। बिल्कुल। मैम पहले के नियम क्या थे आपने वैसे तो बताया है, लेकिन पहले जो हिंदू उत्तराधिकार कानून था उसके नियम क्या थे और अब नियम क्या है? तो हिंदू इसको काफी लंबी कहानी है उसकी, और इस हम्म। कहानी को इफेक्टिवली आप कहेंगे तो वो औरतों का स्ट्रगल ही की हिस्ट्री इफेक्टिवली हो जाता है, हम्म। कि कैसे शुरू से किया था कि पहले अच्छा पहले जब पहली बारी आया था तब औरतों को कोई कुछ प्रॉपर्टी नहीं थी, फिर कहा कि अच्छा चलो अगर विधवा है, क्योंकि अगर बेटी है तो बेटी को तो बाप खिलाएगा, और अगर हम्म। उसकी शादी हो गई है तो उसका पति देखेगा। अगर वो विधवा है तो विधवा के लिए उन्होंने थोड़ा प्रोविजन बनाया कि चलो विधवाओं को थोड़ी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। फिर थोड़े दिनों हम्म। बाद जाके देखा कि अच्छा क्या पता पति अगर अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है तो उसको कुछ मेंटेनेंस के ग्राउंड पे कुछ कुछ हम्म। मिलना चाहिए। ऐसे करते करते फिर कहा कि अच्छा बेटा बेटी में भेदभाव नहीं होता है, पर फिर देखा अगर आपकी इनहेरिटेंस लॉ है जो उस केस में बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा था, तब जाके इन्होंने फाइनली 2005 में जाके ये सब हटा के कहा कि अब आज से बेटा बेटी एक समान, आपका दोनों को पार्टनर हैं। जस्ट बिकॉज वो बेटी है इसका मतलब ये नहीं कि वो पराई है, क्योंकि अगर आप उसको देखो 2005 से पहले ये कि बेटी पराया धन है ये लीगली हम्म। रिकग्नाइज कॉन्सेप्ट था टू अ लार्ज एक्सटेंट। लोग ये लीगल पोजीशन यही थी कि ये बेटी हालांकि इस घर की मेंबर है, पर ये कभी को पार्टनर नहीं है, यानी अपने भाई के लेवल पे नहीं है। तो अगर हम्म। आपकी बेटी घर में आपके जो घर का फैमिली बिजनेस है उसमें हाथ बटा रही है, लीगली उसका उसमें शेयर था ही नहीं। उसका हमेशा उसके हस्बैंड को जाके जो भी उसे मिलेगा या फिर स्त्री धन के नाम पे जो मिलेगा। तो 2005 में जाके उन्होंने ये सब हटाया, कहा कि बेसिकली लैंग्वेज ये डाली गई कि सन ऑफ अ को पार्टनर की जगह इज अ को पार्टनर को हटा के उन्होंने चाइल्ड ऑफ अ को पार्टनर इज अ को पार्टनर कर दिया। तो इफेक्टिवली वो कि को पार्टनर का बेटा को पार्टनर बनेगा, से को पार्टनर हम्म। का बच्चा को पार्टनर बनेगा। तो चाहे बेटा बिल्कुल। हो या बेटी हो, अब एक समान। बिल्कुल। लेकिन मैम अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो एक महिला की शादी होती है तो वो अपने पति की पैतृक संपत्ति में कितना अधिकार रखती है, और अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो क्या जो उसके पति की पैतृक संपत्ति थी उसमें उसका अधिकार बरकरार रहेगा? जैसे दामाद को अपने ससुर के प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, वैसे ही एक पत्नी को अपने पति के संपत्ति में इंटरेस्ट हो सकता है, अगर हम्म। उनका पति ना हो। वही हम्म। सिचुएशन जो कि एक हमने दामाद के में डिस्कस की थी, क्योंकि अगर आपके पति की संपत्ति है, जब तक हम्म। कि वो पारिवारिक है, वो जुड़ी हुई है, तब तक तो किसी के हिस्से की बात नहीं आती है, तब तो सब एकजुट है। जब पार्टीशन होता है तो जो आपके पति के हिस्से में आएगी वो आपको एंजॉय करने का राइट है, और अगर आपके पति ना हो तब जाके वो आप पे और आपके बच्चों के ऊपर डिवॉल्व करेगी। उस सिचुएशन में जैसे ये वाले में अलग हो जाता है कि अगर आपकी वाइफ की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर मेरी संपत्ति है, आज की सपोज दिन में मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी संपत्ति
मेरे पति के पास जाएगी और मेरे बच्चों के पास जाएगी, और उसके बाद वो मेरे पति के रिश्तेदारों के पास जाएगी। मेरे रिश्तेदारों से पहले जाने के लिए, अगर मेरे पति नहीं है तो वो मेरे सास-ससुर के ऊपर जाएगी। उसके बाद अगर मेरे सास-ससुर नहीं है तब जाके वो मेरे माँ-बाप पे जाएगी। तो हुँ, वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन अगर आज भी है, बट हाँ, आप क्योंकि भले ही आप या तो मेल हो या फीमेल हो, आपका जो स्पाउस में की प्रॉपर्टी है उसमें आपका उतना ही हिस्सा है इक्वल शेयर पे। तो भले ही आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपके हस्बैंड या वाइफ को उतना ही आपका शेयर मिलेगा। मैम एक चीज़ जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछ रहा हूँ मैम, कि गाँव में ये चीज़ें ख़ास तौर पर देखने को मिलती है कि अगर किसी का बेटा नहीं है और उसकी संपत्ति पर उसकी बेटी ने अपना एक अधिकार रखा है और उसकी संपत्ति को बेटी ही देख रही है, लेकिन उसके निधन के बाद जो उसके आसपास के जो पड़ोसी होते हैं, जो उसके ताऊ के लड़के या फिर वो अपना अधिकार जमाने लगते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरे ताऊ की ज़मीन थी, इस पे तो मेरा अधिकार भी बनता है। क्या ऐसा होता है? अ, अगर पारिवारिक ज़मीन है तो शायद वो कर सकते हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसका बँटवारा कब हुआ था। पर अगर ये हुँ, आपके फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो नहीं, हुँ, उसमें ये जाएगा बेटी को ही। इसके लिए इन केसेस में कहा जाता है कि अगर वसीयत हो तो बेटर रहता है, या हुँ, फिर अगर आप ये दिखा सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी का सपोज़ अगर ये आपके ताऊ के बेटे हैं, तो अगर आप ये दिखा दें कि आप वो उन पिता और उन भाइयों में उस वक़्त एक बँटवारा हो चुका था, सबको अपना-अपना हुँ, हिस्सा मिल चुका था, और जो आपके ये जो प्रॉपर्टी जो बेटी मैनेज कर रही थी, ये ऑलरेडी बँटवारे की प्रॉपर्टी थी, ऑलरेडी बँट हुँ, चुकी थी, तो उसमें जाके नहीं कर सकते। बट प्रैक्टिकली हमने देखा है, जैसे हमारी सोसाइटी है, कई बार हुँ, क्योंकि बेटियों को साइडलाइन किया जाता है, ये लोग बिल्कुल। चाहेंगे करते हैं, आप मतलब कई बार आपको हमारे यहाँ बहुत बार इल्लीगली चीज़ें ले ली जाती हैं, ज़मीन, जायदाद। तो उस सिचुएशन में हाँ, ये लोग कर सकते हैं, बट लीगली इसका कोई बेसिस नहीं है। अगर इन इन अनलेस कि वो प्रॉपर्टी पारिवारिक हो के वो अभी भी जॉइंट प्रॉपर्टी है, तब शायद हाँ, उस टाइम पे बँटवारा कर लिया जाए तो फिर सबको अपना-अपना हिस्सा मिल जाएगा। बिल्कुल। मैम आखिरी सवाल पर क्योंकि आपने बार-बार ज़िक्र किया है, तो विस्तृत में बता दीजिए कि मुस्लिम और इस्लामी कानून के तहत महिलाओं से संपत्ति संबंधित और विरासत कानून क्या कहता है? तो इसमें थोड़ा मुस्लिम लॉ एक हुँ, अलग तरह का होता है, जहाँ पे एक्चुअली में फिक्स्ड परसेंटेजेस उन्होंने फ्रैक्शंस दे रखे हैं कि एक भाई अगर औरत या बच्चे नहीं हैं, तो उसको अपने हस्बैंड की 1/4 प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर हुँ, उसके बच्चे हैं, तो उसको 1/8 प्रॉपर्टी मिलेगी। उसका 8वें में से 1 हिस्सा मिलेगा। बाकी उनके हस्बैंड के रिलेटिव्स, heirs को जाएगा ही। पर अगेन ये बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है, बिकॉज़ इंडिया में कई बार माना इनफैक्ट ये रिकॉग्नाइज्ड है कि हर कस्टम, हर ट्राइब को अपने तरह से रहना अलाउड है। आज के दिन में जो कि हम यूसीसी जब तक नहीं आया है, हुँ, तो इस्लामिक लॉ में भी जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये करीब सिर्फ 50 से 60% पे अप्लाई होती है। बाकी हुँ, जो है उनका अपना कैलकुलेशन चलता है, जो कि वो ट्रेडिशनली कई सालों से करते आ रहे हैं। बट ब्रॉड जो कॉर्नरस्टोन माना जाता है कि 70% इनहेरिटेंस केसेस जो अप्रॉक्सिमेटली होंगे मुस्लिम हुँ, लॉ में, उसमें वुमन को मैन का 1 हाफ माना जाता है कि अगर एक आदमी को 1 मिलेगा तो औरत को आधा मिलेगा। पर कई जगह हैं जो ये सिचुएशन, क्योंकि कहा जाता है कि उनको मेहर जो वो एक कॉन्सेप्ट होता है, एक हमारे यहाँ पे जैसे वो हिंदुओं में हुँ, दहेज का कॉन्सेप्ट होता है, या फिर वो उनके यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है मेहर, जो कि है ब्राइड प्राइस, यानी कि एक हुँ, शादी के वक़्त पे आप लड़की को कुछ वैल्यूएबल दोगे। तो कहते हैं क्योंकि मेहर मिली गई है आपको, इसके लिए आपको जो शेयर है प्रॉपर्टी में वो कम मिलेगा, क्योंकि आपको मेहर ऑलरेडी दे रखी है। हुँ, बट वही सिर्फ ये कम्युनिटी टू कम्युनिटी फ़र्क है, क्योंकि जैसे बोहरीज़ में अलग है, शियाज़ में अलग है, सुन्नीज़ में हुँ। अलग है। बट ब्रॉडली ये प्रिंसिपल्स हैं। मैम आप हमारे साथ जुड़ी, आपने
इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये था प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम जागो नागरिक जागो। आपका को ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।